एक बार थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, एक बार फिर से खेलेंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। टेक्निकल बातें सब ने बता दी हैं, क्योंकि मैं तो IITian हूँ नहीं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, ठीक है। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि IITians बनाए कैसे जाते हैं। ये IITian बने हैं और हम IITian बना रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस हमें समझ में आया है इतने सालों में। मेरा 14 साल का करियर है एजुकेशन में। 2002 में हम लोगों ने पहली ब्रांच ओपन की KCM पब्लिक स्कूल बंचारी के नाम से। बिल्कुल ABCD भी एजुकेशन की नहीं पता थी। मैं अपने दिल से आपसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि सभी ने जो भी बातें बताई हैं, मनीष सर ने जो कही है, हमने कोई भी बात आपके सामने ऐसी नहीं रखी है जो केवल थियोरिटिकल हो, सबका प्रैक्टिकल है। जो सर ने बताया था, जो फिजिक्स वाले सर थे, कि भाई एक छोटे से कस्बे से कैसे हम बाहर आए, वो सच में ही उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सप्लेन किया। मनीष सर ने अपनी लाइफ को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ एक्सप्लेन करता हूँ। आई वॉज ए होटेलियर, और मुझे तो एजुकेशन का ABCD भी नहीं आता था। जॉब लगी, कोई लक था। वैसे उससे पहले का, क्योंकि सबने बताया कि कोई कहते जी एवरेज स्टूडेंट थे ये जो बैठे हुए सामने, मैं तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था अपने टाइम में। हरियाणा बोर्ड से 10th तक पढ़ाई की, अग्रवाल स्कूल बल्लभगढ़, वहाँ पर टॉप किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहे अपने टाइम के। लेकिन जैसे ही 11th स्टैंडर्ड में पहुँचे तो पता चला कि तुम्हारे टॉपर वॉपर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलमोस्ट जो बच्चा हमारी बेल्ट का है, जिस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, वो हर बच्चा फेस करता है। अक्टूबर नवंबर आ गया और हमें फिजिक्स का P नहीं पता था। टीचर रोज भाषण दे के चली जाती, हम रोज सुनकर आ जाते, रोज बुक खोल खोल के पढ़ते रहते। इतनी मोटी धामी, इतनी मोटी SL अरोड़ा, और पढ़ते रहते थे, उसको देख देख के डरते रहते थे। और बिलीव करना, जब फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ और अपनी इज्जत वैसे दाव पे लगी रहती थी, घर में क्या कहेंगे, भाई बना तो साइंटिस्ट। वही डायलॉग हमारे घरों में जो चलते हैं, ले ली साइंस बेटा, बन गया इंजीनियर, बन गया डॉक्टर। और जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ये कहता आ रहा था, आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। अब बहुत अच्छा मैथ था मेरा, और घर वालों ने एक प्रेशर बना दिया कि डॉक्टर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक खानदान में सिस्टम था, डॉक्टर चलते आ रहे थे। MBBS तो नहीं थे, लेकिन थे, डॉक्टर थे। मेरे फादर BMS थे। मेरे दादाजी थे तो हेडमास्टर, लेकिन प्रैक्टिस क्या करते थे, क्योंकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो बहुत बड़े वैद्य थे। तो सब एनर्जी एक ही चीज पे लग गई कि अनिल को क्या बनाना है, डॉक्टर। विद्या मंदिर सेक्टर 15 में उस वक्त फरीदाबाद का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन था। शायद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इस लेवल पर नहीं थी मेरे फादर की, कि उनकी 175 या 200 रुपये फीस पे कर पाए। पर उन्होंने अपनी औकात से कई गुना ज़्यादा, कि एक बच्चा है भाई, इसमें दाव खेलना है, और मुझे विद्या मंदिर भेज दिया। और वहाँ सारे फरीदाबाद की क्रीम पढ़ती थी। हम उस क्लास में जाके बैठ गए तो हमें केवल एक ही बात समझ में आती थी। एक चैप्टर हिंदी में होता था, मैं दिल्ली हूँ। उस चैप्टर को तो हम बहुत अच्छे मन से पढ़ा करते थे कि भाई मैं दिल्ली हूँ। और जैसे ही केमिस्ट्री का पीरियड आता, जाके बैक वाली बेंच पे बैठ जाते कि रिएक्शन समझ में ही नहीं आती। फिजिक्स का पीरियड आता तो बीच में बैठ जाते, क्योंकि लास्ट वाले को टीचर उठाता था, या फ्रंट वाले को बीच में जाके बैठ जाओ, सेटल हो जाओ। मीन्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली होगी कि अब आप सर्वाइव कैसे करें। और आप बिलीव करिएगा, 12th आ गया, 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, और परसेंटेज आई अराउंड कोई 70%। सारे मार्क्स अब भी देखता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में है अराउंड 93%, और 12th स्टैंडर्ड हो गई 70%, और सब में ऑलमोस्ट पॉइंट पर पास हूँ। मीन्स फिजिक्स 30 प्रैक्टिकल में मिले और मार्क्स आए 38। मीन्स 70 में से 38 ही स्कोर हुआ। सपना रह गया बहुत पीछे डॉक्टर बनने का। टेस्ट दिया, ठीक ठीक रहा सब कुछ सेटअप। टेस्ट में हमारा वेटनरी में नंबर पड़ गया कहीं गलती से। अब सपना फिर वही कि बनेंगे तो MBBS। तो देखो बच्चा, काउंसलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है। हमने सेशन रखा था, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट। मेरे फादर डॉक्टर, खूब राजनीति किया करते थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि मुझे अपने बेटे को डॉक्टर कैसे बनाना है। फरीदाबाद में केवल एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुना करते, एक ही होता था, सुनते कहते सचदेवा PT कॉलेज।
शायद ये फैकल्टीज बैठी हैं, इंडिया में बड़ा ब्रांड हुआ करता था, आज उसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। सचदेवा पीटी कॉलेज, हमने उसकी क्लास जाके अटेंड की, कुछ समझ नहीं आया तो हमें अपनी इतिहास याद आया। उसमें पढ़ते थे पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। हमने होटल मैनेजमेंट का एक फॉर्म भरा, पूरे हरियाणा में एक ही इंस्टीट्यूट हुआ करता था होटल मैनेजमेंट का, पानीपत। तो हम देखो, हम होटल मैनेजमेंट करने चले गए पानीपत, क्या सोचकर कि इतिहास के पन्नों में पानीपत का नाम है, कोई बड़ी जगह होगी और वहां जाके मेडिकल की तैयारी करेंगे। देखो मतलब ना बेचारे फादर को कुछ पता है, जैसे हम अपने फादर को रोज शाम को आके कह दें आज ऐसा होगा, वो बेचारे स्टैंप लगा दे, ठीक है बेटा तू कर, पर डॉक्टर बनना है। और आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। मैंने उसे एक दिन कहा कि MBBS तो अपने, मुझे लगता है बस की बात नहीं है, नहीं होगी। तो उन्होंने उस दौर में USSR हुआ करता था, रशिया का नाम USSR, मेरे फादर ने पता नहीं कहाँ से पैसे लिए होंगे और मेरा एडमिशन करा दिया USSR। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू जाया करते थे, अब तो यूं ही चले जाते हैं। उस वक्त USSR जाने का मतलब था केवल जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका स्टैंप लगेगा, पर उस वक्त काम आया उनका वो जो राजनीति में रहना, और सिलेक्शन हो गया जी, MBBS जाने के लड्डू बनने लगे घर में, जो सब बनते हैं, घी के लड्डू बना दिए हमारी माँ ने। लेकिन ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था, और हमारा जैसे ही सिलेक्शन हुआ USSR स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया, चेचनिया अलग बन गया, यूक्रेन अलग बन गया। रोज न्यूज़ केवल एक ही बात की रहती थी, 5000 वहाँ मरे, 2000 वहाँ मरे। बापू ने चुपचाप बैग उठाया, जाके उसके पास मंत्री के पास जाके पहुँचे, मेरे पैसे वापस दिलवा दो जी, मैं लड़के को नहीं भेजूंगा। मतलब जिस फैमिली में किसी को नहीं पता था व्हाट डू यू मीन बाय होटल मैनेजमेंट, और हम होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट बन गए। एट द एंड ऑफ द डे 3 इयर्स की डिग्री हुआ करती थी उस वक्त, हमने अपना होटल मैनेजमेंट कर लिया। और क्या सोच के कर लिया कि जैसे होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे हम एक 5 स्टार में जाएंगे और मैनेजर लग जाएंगे। अब आपको फिर मैं ला रहा हूँ, और जब मुझे एट द एंड ऑफ द डे पता चला कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो पहली जॉब मिलेगी वो असिस्टेंट वेटर की मिलती थी 5 स्टार के अंदर। अब सोचकर मतलब आप देखिए, बच्चा जो कहाँ सोच रहा था वो कहाँ जाएगा। और मेरे हाथ में पहले ही दिन जब मैं अपनी ट्रेनिंग पर गया, तो आप बिलीव करिए मुझे ना रेस्टोरेंट के उस पर नहीं खड़ा कर होने दिया मैनेजर ने, जो टेबल होती है गेस्ट की, मुझे बैक एरिया कहा जाता है हमारी होटल इंडस्ट्री में, बैक एरिया में जहाँ आपको नाइफ और फॉर्क धुलकर आते हैं उनको वाइप करना होता है, मीन्स उनको शाइन करके, जो कि 5 स्टार में ना स्पॉट वाली कटलरी यूज़ नहीं होती है, उसको वाइपिंग करनी पड़ती है। और सुबह से रात तक वाइपिंग पर लग गए, और जब रात को सोते थे ना तो निशान भी ऐसे बन गए थे फिंगर्स पे कि वो निशान जाते और नहीं थे। वो भी एक कैरियर का पार्ट देखा। लेकिन मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि मैंने अपने होटल के जनरल मैनेजर को देखा, फिर जो उस होटल का GM था 5 स्टार का, मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, उसकी भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी जो मेरी थी। अब आके कहीं हल्का सा एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि बेटा बन तो तू भी GM सकता है। और उसके पास दुनिया की जो लग्जरी हमने सोची नहीं थी वो सब थी। वो 5 स्टार होटल के अंदर रहता था, उसके बच्चे पढ़ के आने के बाद सारे उसी रेस्टोरेंट में बैठकर उनका लंच होता था, डिनर होता था, सारी फैसिलिटी, जो स्विमिंग पूल जैसी चीज़ें उस दौर में किसको पता थी, वहाँ स्विमिंग पूल हुआ करते थे। तो लगा कि तू अब तो कुछ बन सकता है। हमने मेहनत किया, दिन रात लग गए अपने सिस्टम में, चांस मिला बाहर जाने का तुरंत उसी से मेरी 3333 रुपये की फर्स्ट जॉब लगी। जबकि हमारा कपड़े का काम था और हमारे यहाँ जो काम करते थे लोग, उनकी 5000 रुपये करीब तनख्वाह होती थी, जो केवल थान की मीटरिंग करते थे। तो एक फेज ऐसा भी आया कि घर वालों ने कहा कि अरे छोड़ दे नौकरी वोकरी, कोई बात नहीं, काम पे आ जा, बिजनेस में आ जा। तब भी मेरा एक ही मानना था कि इतना पैसा जो इस होटल मैनेजमेंट पर लगा है, स्पेंड किया है, अगर आज गिव अप कर दिया तो फिर जीवन भर सबके ताने सुनने पड़ेंगे कि किया था होटल मैनेजमेंट, जब यही काम करना था तो फिर तो वैसे ही 10वीं के बाद ही कर लेता। हम अपने लाइन में अड़े रहे। आप बिलीव करिएगा, जब मैंने छोड़ा मेरा अराउंड 1.5-2 लाख रुपए करीब का मुझे पैकेज मिलता था 2002 में। उस 3000 रुपये ने मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपए के पैकेज पर पहुंचाया। और हमें
एक सपना दिया पूरी फैमिली को कि हम भी कुछ कर सकते हैं आगे बढ़कर। हम भाइयों ने सपोर्ट किया एक दूसरे को, ठीक है। मैं जब इजराइल में था तो मुझसे छोटा भाई देव है, इधर बैठा हुआ है सबसे लास्ट में, उसने मुझे कहा कि स्कूल ना बना लें, अपने घर की ज़मीन है, चाचाओं से बात कर लेंगे, ठीक है, स्कूल बना लें। अब ऐसे लगा यार ये तो कुछ बड़ी सी बात होती हुई नजर आ रही है, कर 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 अब 10-5 लाख रुपए से स्कूल नहीं बनते। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग, जैसे सर ने कहा ना, छोटे छोटे सपने देखना शुरू करें। हम उनको अगर उस पर लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करेंगे। होडल ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उस दौर में जब मैंने KCM बिगिन किया। सारा जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होडल पढ़ा करता था, उसने देखा कि KCM स्कूल खुला है, मेरे पास आए, तो मैंने वहाँ 2 तरह की विंग बिगिन की, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। लोगों ने मुझे बहुत टोका कि क्या कर रहे हो यार, इंग्लिश मीडियम का टैग ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, टैग की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। यहाँ जितने भी स्कूल हैं वो कहते हैं इंग्लिश मीडियम, हरियाणा बोर्ड के स्कूल थे 99.9% सब बाहर लिख देते थे इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, और एक स्कूल भी ढंग से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं कराता था। हमने एक नया पैटर्न लेकर आए, छोटी छोटी क्लासेस में 2-2 सेक्शन बनाए। जो बच्चे अच्छा पिकअप करते जाते उन्हें इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर करते रहते। हमारे 1 साल में 2 सेशन चलने लगे। हर हाफ ईयरली के बाद बच्चों की शफलिंग शुरू। उनकी बुक्स के बड़े बड़े हर्डल्स आते हैं, पेरेंट्स आके खड़े हो जाते थे, अभी तो ये वाली बुक दिलवाई थी आपने, अब ये बुक दिलवा दी, आप बहुत कमा रहे हो, आप तो बहुत लूट रहे हो। तो वही बातें तो आज भी चलती हैं, ठीक है, पंडित जी आप तो पूरे मजे ले रहे हो, क्या बहुत कमा रहे हो, ये है वो है। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से हमने, मेरा पहला बैच 40 बच्चों का 12th पास आउट हुआ, और उस 40 के 40 बच्चों की ऑलमोस्ट मेरिट थी। हाथ में डंडा रहता था, मैं बहुत क्रिमिनल के नाम से जाना जाता था समाज के अंदर। बच्चे दूसरे स्कूल वाले पूछा करते थे कि जो जल्लाद आदमी है, जो ठीक चल रहा है, ठीक ठाक पोजीशन में है, पूछ आते नहीं थे। आधे ज़्यादा होडल जो अपने आप को हम कहें जो क्रीमी लेयर कहती थी, उसके बच्चे तो हमारे पास आते ही नहीं थे, ये सोच के कि ये तो पीटते बहुत ज़्यादा है। अभी भी कुछ पेरेंट्स मेरे पास सामने ही बैठे हुए हैं जिनके बच्चे मेरे पास उस दौर में इसलिए नहीं आए कि मारते बहुत ज़्यादा है। अब एडमिशन कराया, उस वक्त भी हल्का सा मुस्कुरा के एक बात पूछी थी, पिटाई विटाई कैसे चलती है स्कूल में सर? देखिए, कोई नहीं पीटना चाहता, आप भी नहीं मारना चाहते हैं अपने बच्चे को, लेकिन अगर जरूरत है तो कहना पड़ता है। और अब नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो आज ये रिजल्ट आ गया है कि अब लोग हमसे ही कहने लगे आगे कि सर बंचारी का थोड़ा डिसिप्लिन जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहा है। जबकि अनिल भारद्वाज वही है, ऑलमोस्ट अपने 9 के 9 घंटे बंचारी के स्कूल को ही देता है, लेकिन अब मेरे हाथ में डंडा नहीं रहता है। आप लोगों ने, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना करा दिया है कि हाथ लगाया तो देख लेना। और मुझसे पहले ये जो फ्रंट रो बैठी है इन सबको पता है, हाथ लगा के देखो, आप समझ रहे हैं? तो इसमें इनका लॉस होगा एट द एंड ऑफ द डे, अगर जो बच्चा इस बात को नहीं समझेगा। पहले हम थोड़ा प्रेशराइज करके पढ़ा लेते थे, अब लोग कह रहे हैं, टीचर्स ने बोला कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ शायद आप लोग लकी हैं, अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच में पढ़ लें तो अब कंपटीशन बहुत कम है। उनके लिए तो कंपटीशन है ही नहीं जिन्होंने अपने जीवन को सुबह से और रात तक के प्लान को सेट कर लिया, उनके लिए तो कंपटीशन बचा ही नहीं है। क्योंकि 99% कहिए, 98% कह दीजिए बच्चा सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व है। पापा से पूछो जिसको मोबाइल क्यों दिलवाया है, तो पापा को भी नहीं पता, कहते हैं कि जी इसको ना कंप्यूटर के काम करने होते हैं इसलिए दिलवा दिया है। आप सोच नहीं सकते वो बच्चा उस मोबाइल पे क्या कर रहा है, आपको आधे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा एक ये मैसेज भी आप सभी को कि प्लीज़ अपने बच्चों को जितना भी हो सके सोशल मीडिया से दूर रखिए। जैसे टीचर्स ने कहा कि IIT में पढ़ना दुनिया का सबसे खूबसूरत फेज है, लेकिन उसमें एंटर करना दुनिया का सबसे टफेस्ट टास्क है। DC जो बनता है ना, जो चेयर पे बैठ जाता है, वो आपसे ज्यादा नहीं जानता, आपको लगता होगा ऐसा। आप बैठ जाइए, आप जाके कल को आप उससे बड़े DC और उससे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नजर आ जाएंगे, लेकिन DC बनना ही तो टफ है।
यूपीएससी का जब एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम 99% बहुत ब्रिलियंट लोग क्रैक नहीं करते, बहुत हार्ड वर्कर हैं जो वो क्रैक करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एमबीबीएस का एग्जाम बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग एक सिस्टमेटिक अप्रोच में ब्रिलियंसी के साथ पढ़ रहे हैं वो सब क्रैक कर रहे हैं। मेरे लास्ट ईयर का एक मैं क्लिप दिखवाता हूँ आपको। मेरा एक बच्चा था, होडल से ही है, आकाश मंगला। आप एक बार देखिए, जैसे आप इन टीचर्स को देख रहे थे और बड़ी बड़ी आईआईटी, मेरा भी एक बच्चा है, मैं आपको भी दिखवाता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बना पाया बच्चे तो। अब केसीएम के पास बहुत बड़ी एक लाइन है, बहुत रिजल्ट है, लेकिन एक बच्चा जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझे इस फील्ड में बहुत काम करना चाहिए, वो ये बच्चा है। एक बार आप इसे देखें। I'm feeling delighted that another feather has been added to the cap of Vietnam classes in the form of CAT Council. And I'm very thankful to have a chance to speak in front of the university. I secured CAT 743 in the year Bachelor team and got admission at IIT Delhi. I'm currently pursuing BTech in Mechanical Engineering. I think most of the students have same caliber to crack JEE, but they fail to get into these prestigious institutes. Most of us dream to achieve big in our life, but one must not forget that to achieve big, you have to put equal efforts in your life. One must stay focused and be consistent throughout your journey. There are no shortcuts. Vidyadham classes showed me the right path. They helped me in my every problem, every difficulties, and I think most of the students going to Delhi and Kota were deviated from their path. But in Vidyadham classes, I feel that you get personalized attention. There is a big team of experts who put a lot of efforts to clarify your doubts and clearing out your concepts. I am very thankful to Vidyadham to make my dreams come true. Thank you. ये जो आपने अभी क्लिप देखी, एक बच्चा है आकाश मंगला। दो भाई मेरे पास पढ़ने के लिए आए, एक आईआईटी में है आज की डेट में और इससे छोटा शायद YMCA में है। दो चाचा जी के बेटे हैं उनके फैमिली में, जिनको मैं जानता हूँ फैमिली के बारे में, होडल से हैं। एक बच्चा अभी हमारे पास गौरव मंगला, अभी यहाँ बैठा भी हुआ है। वो बच्चा 11th स्टैंडर्ड से अब 12th में प्रमोट होगा और आपको आज ही कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ी रैंक होगा इस इंस्टीट्यूशन के लिए। उससे छोटा भाई अभी 9th स्टैंडर्ड में है, 10th में आएगा। वो भी जो भी वो करना चाहेगा वो भी उसे 100% अचीव करेगा। इन सब का जो, अगर आप, मैं कहता हूँ ये जो बच्चे ये करेंगे, उन सब के पीछे अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो वो ये बच्चा काम कर रहा है। एक बीज बो दिया इस बच्चे ने, इसने एक बात बता दी कि आईआईटी का चार्म है क्या। ये जब उससे पूछता होगा, सुनता रहता होगा, तो पता चल जाता है कि हाँ, आईआईटी करने के बाद हमें जाना कहाँ है, हम क्या होंगे। सर ने बात की, सुंदर पिचाई की, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं सुंदर पिचाई। अगर आप एक दिन उनका पूरा मैं लाइफ का वो दिखा रहे थे उनका, तो जैसे APJ अब्दुल कलाम का दिखाते हैं ना, टूटा सा झोंपड़ा, इस तरह बहुत ज़्यादा सुंदर। उन्हें उसका मकान भी नहीं है, साउथ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उनका शायद अराउंड 300 करोड़ के आसपास का पर ईयर का पैकेज है। इतनी बड़ी चीज़ें, केवल पैसा यानी अमीरी और गरीबी को अगर कोई चीज़ मिटा सकती है ना पेरेंट्स, तो वो केवल और केवल एजुकेशन है। आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़े से ज़रूर जागरूक रहिए, बात करिए। यहाँ पर एक लव कुमार यादव जी बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी बिटिया का लास्ट ईयर ESI मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, KCM में पढ़ा करती थी। जब हमने उस लड़की को देखा, अभी आप अगर बात करना चाहेंगे तो मैं एक बार आपके सामने भी बुलवा दूंगा उन्हें, कि ये उसको जिस दिन पहली बार लेकर आए ना, और हमने उनको एक बात बोली जो सर ने कहा था कि यार आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, तो हमने इनसे एक बात कही कि यार क्या ऐसे पॉसिबल है यादव जी, ये लड़की हमारे पास रह ले हॉस्टल में। तो वो यादव जी के लिए ऐसा था जैसे हमने इनको ये कह दिया हो कि आप पाकिस्तान जाके ना और कोई अटैक करके आओ, तो उसकी जितनी बड़ी प्लानिंग शायद उसकी नहीं करनी पड़ी होगी इन्हें। ये कभी मेरे पास आके कहेंगे इसकी दादी को छोड़ दो इसके पास। मतलब आप सोच कर देखें, पेरेंट्स बेचारा किस लेवल पर सोच रहा होता है कि उसकी बेटी 16-17 साल की है
उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है कि उन स्कूल वालों के यहाँ सेफ रहेगी नहीं रहेगी, कैसा रहेगा बच्चा, किस तरह का रहेगा। रावत जी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, अंशुल के फादर। ये जब बच्चे पहली बार हमारे पास रुकने के लिए आए थे ना, तो इन पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा कि हमें कभी अपने बच्चे अपने से दूर रखने पड़ेंगे। और ये किस डायलिमा में थे, कितनी इन्होंने मेहनत की खुद ने भी उन बच्चों के साथ। बच्चों ने, हम जो विद्याधाम का विज़न लेकर चले, मैंने 4 साल पहले विद्याधाम बंचारी के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट शुरू किया, एक बिगिनिंग की हमने कि यार क्यों ना कोई थोड़ा सा बच्चों को कॉम्पिटिटिव चीज़ों के बारे में बताया जाए। हम 8 बजे सुबह स्कूल चलाते थे, 4 बजे तक की क्लासेस चलती थी रूटीन में। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आई कि खाली 4 बजे तक का हमारे बच्चों के साथ केवल 4 बजे तक मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। बच्चा पढ़ लेगा। हम हर साल, आप हमारे कोई रिकॉर्ड देख लें, मार्केट में आप जो सुनते हो मुझे नहीं पता, आप हर बार देखते हो पल-वल पे लिखा होता है कि जी स्कूल के बच्चे ने आईआईटी कर लिया, इस स्कूल के बच्चे ने आईआईटी कर लिया। जबकि अभी सर बता रहे थे आईआईटी पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में, यानी 90% आप फेक न्यूज़ सुनते हैं जो भी लिख देते हैं, और वो उनको लिख देते हैं जिनकी 1,22,534 रैंक है, उसका भी नीचे लिख देंगे आईआईटी क्वालिफाइड, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। सर इसके लिए फिर हमें जब ये लगा कि 4 बजे तक की पढ़ाई से बात नहीं बनेगी, तो हमने उस सिस्टम को शिफ्ट किया। हमारा वर्ल्ड स्कूल बना, वर्ल्ड स्कूल पर सिस्टम शिफ्ट किया। और आज की डेट में मेरा भाई बैठा हुआ है ग्रीस, ये रोज 1 बजे तक, और बच्चे भी गवाही दे देंगे, हम पढ़ाते नहीं हैं। हमें तो फिजिक्स पढ़ानी भी नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ानी नहीं आती है, हम पढ़ाते नहीं हैं। हम बस जबरदस्ती का ना इनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए घूमते रहते हैं। आधा घंटे फिर अपने कमरे में आए, इधर उधर की बातें की, कोई अपनी डेवलपमेंट की बात की, और फिर एक राउंड जबरदस्ती का। ये अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे होते हैं, बाहर से वैसे ही उस जो बाहर एक हमारा आदमी बैठा होता है उससे और भी कुछ नहीं है, तो हाँ भाई तो ठीक है कि ये सुन ले लड़की अंदर के एमडी सर घूम रहे हैं या गिरी सर घूम रहे हैं, इनमें फिर से एनर्जी बनी रहे। 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। पिछले साल एक लड़का था हमारे पास तेवतिया, अंकित तेवतिया कोंडल का, वो हम देखते थे 1 बजे वहाँ से जा रहा है, ऊपर से फिर पढ़ रहा है जाके 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, जब तक मन करता था। हॉस्टल, मुझे पेरेंट्स ने बहुत बोला कि सर हॉस्टल में क्या जरूरत है यार, क्यों बिना बात, क्योंकि देखो पेरेंट्स का एक अपना मानना होता है, ये स्कूल वाले हैं भैया, ये तो इन्हें तो 8500 रुपये महीने के और मिलेंगे, इसलिए बच्चे को ज़बरदस्ती हॉस्टल में लाना चाह रहे हैं। हमारा मोटिव रियली में वो नहीं है कि हमें 8500 रुपये मिलेंगे हम इसलिए आपके बच्चे को हॉस्टल में लाना चाहते हैं। आपका बच्चा घर पर रहकर, जो मोस्ट ब्रिलियंट बच्चा है, इसके यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनका बेटा मेरा बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, लेकिन वो घर पर पढ़ेगा कैसे जब मम्मी पापा 9, 10, 11 बजे बेचारे, उन्हें सुबह भी जाना है, वो अपनी जाने की तैयारी करेंगे, वो अकेला रह जाएगा कमरे में, वो 2 बजे तक नहीं पढ़ सकता। बच्चे को देख कर पढ़ते हैं। आग जब लगती है, जब वो देख रहा होता है ना, उसको नींद आ रही होगी, लेकिन वो साइड वाले को पढ़ते हुए देखा, उसे लगेगा तू भी पढ़ ले, कहीं ऐसा ना हो ये निकल जाए और तू रह जाए। एटमॉस्फेयर डेवलप करना पड़ता है। इसलिए आप लोग हमारे सिस्टम में थोड़ी हमें सपोर्ट करिए। आईआईटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एमबीबीएस करना कोई बहुत टफ नहीं है। हमने पेरेंट्स को दिखा दिया है। आज आशी यादव एमबीबीएस कर रही है, ऐसा मेडिकल कॉलेज से, शायद पूरे साल का 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये का एक्सपेंडिचर होगा लास्ट। 3 बच्चे हमारे आपका रोहतक मेडिकल कॉलेज में है, पीजीआई रोहतक में, ठीक है, उनका टोटल मिला के शायद 14-15 हज़ार रुपये के करीब होल ईयर का एक्सपेंडिचर है। एक नल्लड़ में है, वो लड़के का शायद 7 हज़ार रुपये करीब, 8 हज़ार रुपये करीब भी जा रहा है, पूरे ईयर का बता रहा हूँ एक्सपेंडिचर। और एक दूसरा फीस भी है जिसकी फीस 17 लाख रुपये पर ईयर है। आपने डिसाइड करना है कि आपने किस फेज में रहकर काम करना है। और इसमें टीचर्स रोल प्ले तो करते हैं क्योंकि उन्हें गाइड करना होता है, कॉन्सेप्ट बताने होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का ही। अब बच्चे को कितना काम करा पाएंगे, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता। उसे तो यही लगता है कि यार इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम कराते हैं। बहुत से पेरेंट्स भी, अभी शायद 10 डेज बैक हमारे यहाँ सीबीएसई के प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो एक लेडी हमारे यहाँ एक्सटर्नल एग्जामिनर आई हुई थी, वो पूछ रही थी आपका शेड्यूल क्या है, तो हमने बताया ऐसे ऐसे है। तो वो एक टीचर होते हुए बहुत सीनियर फैकल्टी है, कहती अरे आपने तो यार बच्चों को बहुत ज़्यादा, आप तो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म नहीं है, हमारा बच्चा है, उसको पढ़ना पड़ेगा इतना ही।
और जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है वो इतना ही पढ़ रहा है, चाहे वो कोटा पढ़े, चाहे वो दिल्ली पढ़े, चाहे वो KCM में पढ़े, चाहे वो XYZ कहीं पढ़े, उसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े उसका गुजारा नहीं हो सकता है। एक बिटिया है हमारे पास यहीं पर, वो उसने आकाश को ज्वाइन किया। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी सिस्टम की, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर अच्छे नहीं होते तो मैं नाम नहीं लेता ना, बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं, जिस एरिया में हम हैं, वहाँ ये सब सिस्टम फेल हो जाते हैं आकर। केवल एक ही रीज़न है, अच्छी फैकल्टीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती। जो बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ तक आना ही नहीं चाहती हैं, उनके पास दिल्ली में ही बहुत स्पेस रहता है। ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं, हमें पता है इनको जोड़ कर रखना कितना टफ टास्क है, क्योंकि इनके सपने तो कहीं भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन मेरा सपना तो पलवल से पूरा होता है। तो मैं इन्हें पलवल में स्विट्जरलैंड बनाता रहता हूँ इनके लिए, हर रोज इनको सपने दिखाता रहता हूँ। मैं दिखाऊं, मेरी फैमिली दिखाए कुछ ना कुछ कि पलवल ये करेगा, पलवल वो करेगा, नहीं तो ये तो फिर चले जाएंगे यहाँ से। और हमारा और आप सबका भला कब होगा? जब ये लोग यहीं पर रहे हमारे बीच में। यानी इन उद्धार तो हमारा इनके हाथों से ही होना है। तो माय डियर पेरेंट्स, बिलीव करिए अपने सिस्टम पर। और एक छोटी सी बात, जब हमने स्कूल बनाए तो पेरेंट्स ना हमेशा एक कंप्लेनिंग स्टेज में रहता है। सबसे पहली कंप्लेंट कब आती है? जिस दिन वो फीस देने आता है, ठीक है, आएगा फीस देने, घर से सोच के ही आएगा कि MD ऑफिस में जाना, कुछ तो कहना, तो और भी कुछ नहीं मिलेगा तो अरे बढ़िया नहीं पढ़ रहा। अच्छा भाई, कौन सी क्लास में आपका लड़का? क्लास में 7वीं में 8वीं में से होगा किसी में। अब बताइए उसको क्या पता है बच्चा अच्छा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? सर ये ना दूध नहीं पीता, बताइए मेरी प्रॉब्लम है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप बिलीव करिएगा। मतलब पूरे 14 साल में मुझे कोई टोटल मिलाकर 14 प्रॉब्लम स्कूल की नहीं मिली। और सर इस बार ना DPS स्कूल खुल गया है पलवल में, देख लेना थोड़ा सा। सर स्पेक्ट्रम खुल गया है हुडल में, अब की बार देख लेना। सर फलाना स्कूल आ रहा है, सर देख लेना। देखना क्या है भाई, मुझे अपने आप को देखना है। KCM एक अकेला इंस्टीट्यूशन है जिसने 14 साल में, केवल 2002 में KCM की मैनेजमेंट ग्राउंड में उतरी थी, जो घर घर तक गई। उसके बाद आज तक KCM का टीचर किसी के दरवाजे पर ये कहने नहीं गया कि जी अपना बच्चा हमें दे दो। हम एक बात में बिलीव करते हैं, अगर आपकी ज़रूरतें हैं तो आप हम तक आइए, फिर हम आपके चरणों में बैठेंगे। हम आपके दरवाजे पे जाके, मेरा टीचर कुंडी नहीं खटखटाएगा कि आप खोलें ना भी खोलें। लेकिन आप देख रहे हैं मार्केट में क्या हालत है। अभी 10वीं के पेपर होंगे और टीम बना के स्कूल वाले आपके घरों पर भेजना शुरू करेंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। हम कुछ नहीं देते हैं, हम तो केवल एजुकेशन देते हैं, और वो भी उसको देते हैं जो हमारे पास आता है। KCM में अभी बात चल रही थी कि हमारा 2017, अभी एक आप YouTube पर जाएंगे तो एक स्पीक अप करके हमने एक प्रोग्राम कराया यस्टरडे। हम उसमें बिजी थे, थोड़ा सा एक प्रोग्राम था तो अच्छे ढंग से हो तो हम उसमें बिजी थे। तो ग्रीस सर मुझसे कहते हैं यार ये प्रोग्राम जो आपने रख दिया है ये सक्सेसफुल हो भी जाएगा? मैंने कहा अरे कोई बात नहीं होगा, 10-20 पेरेंट्स तो आ जाएंगे, शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग है ना किसी भी चीज की, एक बिगिनिंग करते हैं, फिर इसको एक अपना कहते हैं ना एक ट्रेंड बना देंगे, उसके डेट फिक्स करेंगे, पूरे साल मार्केटिंग में लोगों को लगाएंगे कि भाई हाँ हमारी बातों को सुनो तो सही, हम चाहते क्या है। लेकिन आप लोगों का प्यार ही है कि बिगिनिंग भी पूरी फुल है। सब आपके पीछे है। KCM को अपना, मैं MD सर, बच्चे ने बड़े प्यार से बोला ना, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर MD सर। हमें MD सर बनाया किसने? इसने बनाया है MD सर ने। कौन पूछता हमें? आपने बनाया है MD सर। हमें इस बात का बहुत अच्छे से इल्म है, बहुत अच्छे से पता है कि हमारा वजूद आपके पीछे है। मैंने कभी आज तक बहुत से, देखिए पहले मेरे पास पेरेंट्स आते थे, यहाँ हैं ऐसे कुछ पेरेंट्स होडल से, तो मेरी मार्केट, जब मैं बंचारी में था तो मेरी मैक्सिमम मार्केट होडल थी। लेडीज इकट्ठी होकर आती थी PTM वाले डेज में, 10-10, 12-12, कि आज MD सर को नहीं छोड़ेंगे, सब कंप्लेंट करके जाएंगे। और पता है बाहर लॉबी में बैठ के बात करी तो ध्यान रखियो कहीं जाके फिर उनकी सी कहने मत लग जाइए, पूरी ट्यूनिंग के साथ। और वो ऑफिस में आती और हम थोड़ा सा ही, एक आपकी क्या प्रॉब्लम है,
नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनकी प्रॉब्लम। और थोड़ी देर बाद उनका सबका यही होता था, नहीं सर प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, चलती रहेंगी, आती रहेंगी। एक आप लोगों को और एक प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सोच में प्रॉब्लम है सबकी में। मेरी में भी थी, मेरे पेरेंट्स की में भी होगी कि जी मेरा बच्चा ना इंग्लिश नहीं बोलता, और तो सब बढ़िया है, इंग्लिश नहीं बोलता। अच्छा जी, आपको कैसे पता इंग्लिश नहीं बोलता? नहीं, देखते रहते हैं, घर पे आता नहीं कहता कि मम्मी रोटी लाई हो। अरे भाई आप एक बात बताएं, जब आपका घर में माँ ने बोला या उसकी मदर ने बोला ले बेटा रोटी खा ले, तो बेटा ये बोलेगा कि यस मम्मा आई एम कमिंग टू ईट द ब्रेड? आप बताएं मुझे, वो ये बोलेगा हाँ मम्मी आ रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ? ये हमारी बोली है। आप हिंदी पढ़ते होंगे, संस्कृत पढ़िए, हमारी बोली है, बोली से, ये मदर टंग तो हिंदी है, ये हमारी बोली है। भाषा से एक नीचे की तो पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो बोली होती है, और बोली जीवन में सबसे मधुर होती है। उससे प्यार करिए, उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा आपके घर के आसपास रहेगा, क्योंकि बहुत से आर्मी में, मेरे पास आर्मी मेंस के बहुत बच्चे पढ़ते हैं। अब कोई ग्वालियर 8 साल रह के आएगा तो आर्मी मैन बेचारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, 10वीं 12वीं के बाद लग जाते हैं, तो उनको एजुकेशन का बड़ा उनके दिमाग में रहता है। क्योंकि ब्रिगेडियर को देखते हैं ना वो अपने वहाँ, कर्नल को देखते हैं, एक कर्नल के घर में 30 बेचारे घर में रोटियाँ बना रहे होते हैं, तो उनको ये रहता है मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना है। तो जब वो आते हैं स्कूल पर, सर ये ना इंग्लिश बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं इसकी लैंग्वेज और वो सब खराब हो जाएगी? मैं कहा 100% खराब होगी। यहाँ आते ही वो बाजार में जाएगा, दुकानदार उसको यही बोलेगा हाँ भाई कहाँ चाहिए, वो तो उसको इंग्लिश में बोलेगा नहीं। और तू कहीं बाद में सारे दोष को KCM पे रख दे कि जी मेरा लड़का तो बहुत सही इंग्लिश बोलता था, अब तो बोलता नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं भी बंचारी में पला बड़ा हुआ। हम उस पेड़ के नीचे बैठे जहाँ मास्टर जी के पास टाट भी नहीं होते थे, आप समझ रहे हैं ना, हम अपने घर से ही लेके जाना पड़ता था, तख्ती को सुखाते हुए जाते थे। और हमने कनाडा का भी जो बेस्ट लाइफ था वो भी देखा, बंचारी का सफ़र वहाँ तक तय कर लिया। केवल एजुकेशन यही चीज़ सिखाती है आपको। जब हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका बच्चा होडल में रहे, वो होडल वाला बन जाता है, फरीदाबाद में रहे, फरीदाबाद वाला बन जाता है, दिल्ली में रहे, वो दिल्ली वाला बन जाता है, और जब वो कनाडा में पहुंच जाता है तो कनाडा वाला बन जाता है। सुंदर पिचाई आज भी अपने घर में मलयाली बोलता होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, समझ गए? आप कहीं चले जाइए जो मोस्ट बड़े बड़े ओहदे पर बैठे, आप डॉक्टर्स को देख लो, आप नर्सिस को देख लो, जाके हॉस्पिटल्स में अपनी भाषा में बात करते हुए नजर आएंगे सब लोग। केवल इंग्लिश कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर जब हम कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंडियंस क्यों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें उससे दूर नहीं रहना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज से हेट मत करिए, उससे प्यार करिए। बच्चों को अपनी भाषा में समझाइए, अपनी भाषा में काउंसलिंग करिए। इंग्लिश में बिठाकर काउंसलिंग करोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगी बच्चे को, उसको उसकी भाषा में काउंसलिंग करोगे तो पल्ले पड़ेगी, वो आपकी बातों को समझेगा। इसलिए आप लोग बच्चों के जरूर टच में रहिए। रात को आप अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास कि अगर हम ही पढ़ा पाते तो फिर आपकी क्या जरूरत थी। बहुत हमारे यहाँ के ना बहुत पेट डायलॉग्स हैं, अगर हम ही पढ़ा लेते तो आपकी क्या जरूरत थी। ठीक है, हमारी जरूरत तो आपको सदा रहनी है, चाहे वो KCM हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो कोई छोटा स्कूल हो। आप पढ़ा तो लेते, पर जो ये डिग्री मिलेगी, जो 10th की मार्कशीट मिलेगी, वो तो किसी ना किसी सिस्टम से मिलेगी, आप घर बैठ के नहीं ला सकते हैं उस चीज़ को। तो आप अपना एफर्ट जरूर करिए, सारी बातें स्कूल पर मत डालिए, जवाबदेही जरूर रखिए कि ये मेरा बच्चे को नहीं आता, आपका राइट है, बच्चे का राइट है। लेकिन ये नहीं कि ये नहीं पढ़ता है तो सर बताइए हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में ही प्रॉब्लम होगी। एक बच्चा पूरे देश में नंबर 1 रैंक लेकर आता है, और उसी क्लास का बच्चा होता होगा शायद जो फेल हो जाता होगा। एंड टीचर्स आर सेम, एक मदर और एक फादर, 2 बेटा, एक IAS बन जाता है और एक परचूने की दुकान खोल के बैठा है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, सेम माँ, सेम बाप, सेम माहौल। अगर उसने उसको नहीं पढ़ाया तो उसको भी नहीं पढ़ाया होगा, फिर वो क्यों IAS बन गया?
मतलब ये केवल आप लोगों के लिए कि हार्ड वर्क जो करेगा उसको मिलेगा, जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत मेहनत करिए, उल्टी सीधी चीज़ों से दूर रहिए। जब तक उम्र 18 साल ना हो, ये पेरेंट्स आपका फर्ज बनता है अपने बेटे को बाइक मत दीजिए। आपने सरेंडर कर दिया है बच्चों के आगे आज की डेट में। सरेंडर मत करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो आपको अब नज़र नहीं आती। अगर एक बच्चा कहीं मार देगा ना किसी को, तो FIR उस बच्चे के अगेंस्ट नहीं होगी, जिसके नाम वो गाड़ी है उसके अगेंस्ट होनी है। 14-14 साल के बच्चे स्कूटी उठाते हुए भाग रहे हैं इधर उधर, और पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि जी मानता ही नहीं है। मानेगा क्यों नहीं? काउंसलिंग करिए उसकी। क्या ये उसका सॉल्यूशन है कि आपने उसे स्कूटी दिलवा दी, वो कल को फिर कहेगा मुझे एरोप्लेन चाहिए? बच्चे ने बहुत बातें सीख ली, क्योंकि वो हम और आप जिस दौर में थे उस दौर में चीज़ें नहीं थी। हमारा जो टच था वो सोशल मीडिया से नहीं था। ये बच्चा पूरे टच में है सोशल मीडिया के। इसको रोकिए, बचाइए इसको। सुपर 30 एक इंस्टीट्यूशन चलता है बिहार में। आधे से ज़्यादा देश ये सोचता है कि वो आदमी 30 बच्चे पढ़ाता है और 27 बच्चे उसमें से सिलेक्ट करा देता है हर साल। ये रियलिटी नहीं है उस इंस्टीट्यूशन की। उसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चा पढ़ता है। फिर उन 20,000 में से वो एक बैच डेवलप करते हैं एट द एंड ऑफ द डे सुपर 30 के नाम से। और सुपर 30 जो बैच बनेगा उसमें सुपर 30 आ ही जाएंगे। हमने लास्ट 21 बच्चों पे काम किया था, पेरेंट्स हैं या गवाह, और 21 के 21 ने IIT मेंस क्वालिफाई किया सबने। इस बार भी जितना भी बच्चा पढ़ रहा है ऑलमोस्ट IIT मेंस क्वालिफाई कर देगा, लेकिन एडवांस क्वालिफाई करना है मेन। तो जो सर ने बोला मेंस तो क्वालिफाई हो जाएंगे, हमारी ड्यूटी तो पूरी हो जाएगी, न्यूज़पेपर भर जाएगा बच्चों से। लेकिन क्या उस बच्चे का फ्यूचर सेट हो गया है? सेटल तो जब होगा जब आशी यादव ESI मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएगी। अगर 3 नंबर कम रह गए और कॉलेज नहीं मिला तो ऐसे ही 100 नंबर और ऐसे 490 नंबर, उनके कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत तरीके से आप भी समझें और पेरेंट्स भी समझें। बहुत वैसे आते हैं पेरेंट्स हमारे पास अभी भी, सर आप हमें रिजल्ट बताओ, कितने बच्चे IIT में चले गए। जैसे IIT कोई ऐसी चीज़ थी कि गए लग गए 2 दर्जन के लिए। कितने चले जाएंगे? 50 बच्चे पढ़ते हैं, कोई एक भी चला जाए तो आपको इंस्टीट्यूशन को पैट करो उसकी रैंक देख करके, अगर उसकी एक बच्चे की अगर उसने 5,000 रैंक भी दे दी तो स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है। आप ये समझ लीजिए IIT इतनी बड़ी चीज़ है। एक बच्चे का अगर आप रोहतक मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे का सिलेक्शन करा पाए तो बहुत बड़ा रिजल्ट है आपका। आप ये समझें, आप इस बात को, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कितने बच्चे चले गए हैं। हम तो जिस दौर पर काम कर रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू दीज फैकल्टीज कि इन लोगों ने बच्चों के टच में गए हैं। जैसे इन्होंने उसको बताया ना, ये इन्होंने 30 आवर्स बताया, मैं कहूँगा अराउंड ऑलमोस्ट ये 42 आवर्स पढ़ाते हैं एवरी डे इन ए वीक। 8.5 आवर्स का हमारा सिस्टम है, सुबह से लेके 4:30 तक का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद फिर 8 बजे से और 1 बजे तक ये खुद पढ़ते हैं सब बच्चे। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? हमारे बच्चे किसी से कम थोड़ी हैं। मेरी एक लड़की आज अंडर 23 क्रिकेट टीम में खेलती है, शालिनी सिंसिनवा। फादर पैरालाइज्ड है, मदर 100% पैरालिटिक है। उनकी लड़की खेलती है स्पोर्ट्स में। हमने उसको राह दी, हमने उसको समझाया स्कूल का यही काम होता है। अब उसको क्रिकेटर किस लेवल पर जाना है वो उसकी मेहनत है, हमने उसको बता दिया, रास्ता दिखा दिया है। अब वो मेहनत ना करे, अब उसके पेरेंट्स मानो सामने खड़े हो जाएंगे, जब तो लड़की बड़ी हो गई 24 साल की, अब हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे। इट्स अप टू यू। आप उसके साथ जाइए, कुछ करिए, वो करिए। बहुत जल्दी आपको लगेगा कि आपकी एक बिटिया हसनपुर से इंडियन टीम की मेंबर है, बहुत जल्दी। एक लड़का ऋतिक दुआ है हमारे पास, सब बच्चे जानते हैं जो हमारे बच्चे हैं। आज वो बहुत बड़े स्केल पर गाता है अपने आप को। 70-80 हज़ार रुपये वो आज की डेट में भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो अभी से कमाने लगा है। उसने अपनी तपस्या की है। पिछले साल हमारे 8 या 9 स्टूडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं, उनका फ्यूचर अब सोचने की जरूरत नहीं है। पंकज वत्स आज MS कर रहा है लड़का, वैसे मेरी फैमिली में से है। फर्स्ट बैच का KCM बनचारी का पास आउट है, अभी सफदरजंग मेडिकल कॉलेज से उसकी MS चल रही है इन ऑर्थोपेडिक। अब बच्चे को देखेंगे, आपको खुद को लगेगा कि हाँ MBBS करानी चाहिए। पर्सनैलिटी और जो लाइफ है आगे की, वो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बहुत खूबसूरत है जीवन। मैं अपने बच्चों पर हमेशा
मेहनत करता हूँ, हमेशा उनको ये भी समझाता हूँ। मेरे हमेशा लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं अपने बच्चों के साथ। मैं बच्चों को ये भी बताता हूँ इस एज में कि तुझे लड़की अच्छी लग रही होगी। मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कि नहीं 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 ये तो बहुत गलत बात है। मुझे कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हो सकता है कि लड़की अपने घर जाके बोल दे कि हमारे एमडी सर तो ऐसा समझा रहे थे। समझाना पड़ेगा। बच्चे 17 और 16 और 15 साल की एज में चल रही है, लड़का 16-17 साल की एज में चल रहा है, उसको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। वो नेचुरल फिनोमिना है, आप उसे नहीं रोक सकते, पर आप काउंसलिंग के थ्रू से समझा सकते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप अपने आप को देखो ना, एक अच्छी सी चीज आपके पास से गुजरती है, आप भी तो मुड़ मुड़ के देखते हो। 50 साल के हो गए, हम भी देखते हैं, तो फिर वो बच्चा क्यों नहीं देखेगा 17 साल का, 16 साल का? उसको गलत मत समझिए, बस उसे गलती का एहसास कराइए कि आप गलत हो कहाँ। अगर इस चीज में लग गए तो आपकी एनर्जी यहीं लगकर रह जाएगी और आईआईटी और पीएमटी बहुत पीछे रह जाएंगे। ये समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। आपसे रोकने की जैसे कहावत नहीं थी कि एक साधु ने बोला बेटा इस डायरेक्शन में मत जाना, तो उस बच्चे को यही रहा कि मैं तो इसमें एक बार देखूं तो सही, पता नहीं इसमें पता नहीं क्या मजा है। तो बच्चे को आप बहुत ज़्यादा रोकते हैं तो बच्चे के दिमाग में 100 तरह के फितूर चलते हैं। उसको रोकिए मत, उसे समझाइए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड हमेशा WH लगाकर एंड वाई इट इज़ राइट एंड वाई इट इज़ रॉन्ग। आप अगर सेम साइंस यही तो कहती है, साइंस एप्लीकेशन की बात है ना, हर चीज़ में WH है। ऐसा क्यों? हम CBSE पढ़ाते हैं, हम कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन जब ये लोग तैयार कराते हैं तो उसके एप्लीकेशन पर जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो क्यों जो है वही आगे का रास्ता ओपन करता है। इसलिए हमेशा WH के साथ रहिए, सपोर्ट करिए हमें। नेक्स्ट सेशन में हम इस प्रोग्राम को और बहुत बड़े स्केल पर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा और संख्या में आइएगा। कोई भी इसके बाद से थोड़ा पेरेंट सेशन भी करेंगे ना। 4 लाइनों के साथ बहुत लंबा हो गया है। कोई और किसी की कोई बात हो? कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। लोग कहते हैं कि नसीब ने ऐसा कर दिया, लक ने साथ नहीं दिया। लक उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार हमारे बीच में हमारी एक्स फैकल्टी उदयवीर सिंह हैं, PGD केमिस्ट्री, हमारे साथ 5-5.5 साल केमिस्ट्री की फैकल्टी रहे। वो 2 शब्द कहना चाहेंगे। आजकल कैरियर काउंसलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं अपने आप को। उदयवीर सिंह। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ मंच पर